आज के अध्ययन सत्र में ब्रिटिश इतिहास के अंतर्गत हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद 1880 तक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि में देखेंगे कि साम्राज्यवाद का अभिप्राय क्या है, फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अर्थ में विश्व में किस प्रकार से इसका श्री गणेश हुआ, किस क्रम में प्रारंभ हुआ, भारत में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभिक स्थिति क्या रही, और उसके पश्चात हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उद्देश्य या कारणों के ऊपर। किन कारणों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उदय और विकास हुआ था, ये प्रथम वीडियो में हम आज इतनी बात करेंगे। फिर द्वितीय और तृतीय वीडियो में विस्तार से किस प्रकार से साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ और साम्राज्यवाद का पतन किस कारण से हुआ, इन सब बातों पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी श्रोताओं और प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब हम प्रारंभ करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद 1880 तक की स्थिति संदर्भ में चर्चा करते हुए हम आगे भी कुछ बातें कर लेंगे ताकि वह अवधारणा या किस प्रकार ये व्यवस्था आगे बढ़ी थी साम्राज्यवाद की, ये चर्चा पूर्ण हो सके। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संसाधनों, व्यापार, कच्चा माल, मजदूरों की प्राप्ति या अन्य उद्देश्यों या अन्य प्रकार का हो सकता है। व्यवहारिक रूप में हम ये अर्थ जानते हैं कि साम्राज्यवाद, जिसका कि प्रकारांतर से उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, इस तरह के नामों से इसको अभिहित किया जाता है। राज्य अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों पर अधिकार प्राप्त करना, उसके उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अन्य कोई कारण हो सकते हैं। व्यवहारिक रूप में अन्य राज्य पर अधिकार करना ये साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में भी साम्राज्यवादी गतिविधियां होती थीं। एक राजा या एक सम्राट अन्य राज्यों पर अधिकार करता था। पहले उसका जो राज्य होता था, एक होता था, तब राज्य कहलाता था, और जब अन्य राज्यों को जीत कर वह अपने राज्य में विलय करता था तब उसे साम्राज्य कहा जाता था। तो उसी अर्थ में यह भी है साम्राज्य का। आगे चलकर इसको उपनिवेशवाद का इसने रूप ले लिया। प्राचीन काल से मध्यकाल तक ये साम्राज्यवाद या आधुनिक काल में भी कहा जा सकता है, किंतु आधुनिक काल में इसको उपनिवेशवाद के नाम से आगे चलकर नव उपनिवेशवाद, उसके उद्देश्य बदलते रहे, कारण उसके बदलते रहे, शोषण का तरीका बदलता रहा, तो ये साम्राज्यवाद कहलाता है। अन्य देश पर अधिकार स्थापित करना व्यवहारिक रूप में, और पारिभाषिक रूप में हमने अभी उसकी चर्चा की। तो ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था। इसके द्वारा 1583 से साम्राज्यवादी गतिविधियां प्रारंभ की गई थीं। 1997 तक ये गतिविधियां चली। हांगकांग को अंतिम रूप से मिलाया गया था। हांगकांग को अंतिम रूप से चीन को सौंपा गया था 1997 में। तब तक ये अवशेष उनके पास बचा हुआ था, इसलिए हमने 1997 कहा। अमेरिका में 1607 से बस्तियों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। आपको ज्ञात है कि नई दुनिया के नाम से जाना गया। कोलंबस ने इसको खोजा था। अमेरिगो वेस्पुसी और कोलंबस ने अमेरिका के क्षेत्र को खोजा था, और उसके बाद फिर नवीन बसाहट वहाँ पर शुरू की गई, जिसमें अंग्रेज ज़्यादा सक्रिय रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश आगे चलकर वर्तमान में है, वहाँ पर अमेरिका के नाम से बसाहट शुरू हुई थी। तो उत्तर अमेरिका के देशों में भी अंग्रेज उपनिवेश कायम हुए। 1775 में अमेरिका में विद्रोह हुआ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेज उपनिवेश समाप्त हुआ। हमारा देश भी ब्रिटेन के उपनिवेशवाद अथवा साम्राज्यवाद का शिकार हुआ। मुगल काल में टॉमस रो व्यापार के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया था। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों से हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए की गई। व्यापारिक कंपनी ने 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में
प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध तथा दक्षिण में कर्नाटक के युद्धों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने आधिपत्य की शुरुआत की तथा क्रमशः पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत का शासन ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था। अन्य एशियाई देशों चीन, श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जैसा कि आपको ज्ञात है, बांग्लादेश और पाकिस्तान उस समय भारत के भीतर में ही थे। भारत कहने से ही दो देश सम्मिलित हो जाते हैं, किंतु वर्तमान संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान भी गुलाम हुआ था या यहाँ पर भी उपनिवेश या साम्राज्य की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों के द्वारा अफ्रीका के विभाजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। बड़ा भाग वहाँ पर हथियाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी अंग्रेज उपनिवेश स्थापित हुए थे। यद्यपि साम्राज्यवाद के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हुआ, इसे ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के नाम से आगे चलकर नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना गया। यह गतिविधियां लंबे समय तक चलीं तथा एक समय में अंग्रेज यह गर्व से कहा करते थे कि उनके साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। इतना विस्तृत है उनका साम्राज्य, ये उनकी गर्वोक्ति हुआ करती थी। सर्वप्रथम अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ रहने वाले भी अंग्रेज ही थे, जागरूक थे। 1775 में संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ। यद्यपि पेरिस की संधि के बाद ये लागू हुआ, किंतु स्वतंत्र हो चुका था। भारत में 1857 में प्रयास हुआ, आप सभी को ज्ञात है। यद्यपि यह सफल नहीं हुआ, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से ब्रिटेन की पकड़ अपने उपनिवेशों से छूटती चली गई तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन का साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद तीव्रता से पतन को प्राप्त हुआ। हमारा देश भी 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। 1 जुलाई 1997 को हांगकांग से ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य समाप्त कर अपने अंतिम उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान की। यद्यपि हांगकांग ब्रिटेन के द्वारा चीन को सौंप दिया गया था, जो पूर्व में चीन से लीज के रूप में प्राप्त किया था। तो अपने लीज को समाप्त किया और चीन को उसको सौंप दिया। इस तरह से उसके अधीन अंतिम उपनिवेश कह सकते हैं जिसका अंत हुआ था, इसलिए हमने 1997 का जिक्र किया था। इस तरह से संक्षेप में हम देख सके कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विकास पूरे विश्व में हुआ था, उस पर हमने चर्चा की और साम्राज्यवाद का अर्थ आपको स्पष्ट किया। अब हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण क्या थे, किन कारणों या किन उद्देश्यों से प्रभावित होकर ब्रिटेन ने साम्राज्यवादी गतिविधियों का संचालन किया, प्रारंभ किया या उसका उदय हुआ। पहला कारण था आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के पीछे आर्थिक लाभ का उद्देश्य निहित था। आधिकारिक या अधिकाधिक आर्थिक लाभ के उद्देश्य से साम्राज्य का विस्तार अथवा उपनिवेशवादी नीति का अनुसरण किया गया। इस तरह आर्थिक लाभ प्राप्त करना सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। किसी भी तरह से हो, आर्थिक लाभ वो प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा कारण था कच्चे माल की प्राप्ति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप निर्मित माल के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी इंग्लैंड में थी। सस्ते दरों पर कच्चा माल प्राप्त करने हेतु उपनिवेशों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस उद्देश्य से साम्राज्य विस्तार अथवा उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस की गई। उपनिवेशों से सस्ती कीमतों पर इंग्लैंड के द्वारा कच्चा माल प्राप्त किया जाने लगा। कच्चा माल आप समझते होंगे, उद्योगों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे सूती वस्त्र का निर्माण करना है तो उसके लिए रुई या धागा उसके कच्चे माल के रूप में होता है। लौह अयस्क जैसे लौह उद्योग के लिए आवश्यक होता है। इस तरह कच्चे माल की प्राप्ति का प्रयास ब्रिटेन के द्वारा किया गया। इस हेतु उपनिवेश स्थापित किए गए जो उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। व्यापार हेतु बाजार की प्राप्ति। इंग्लैंड में उद्योगों का विस्तार हो गया था। मशीनों की स्थापना या औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक माल का उत्पादन बढ़ गया था। इसके लिए बाजार की आवश्यकता थी और उपनिवेश यदि उनका है तो निश्चित रूप से वो बड़ा बाजार का काम करता था और पूरे अधिकार के साथ वहाँ पर वो अपने माल खपा सकते थे। इस कारण से व्यापार हेतु बाजार की प्राप्ति के लिए इंग्लैंड को उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस हुई।
सस्ते मजदूरों की प्राप्ति हेतु इंग्लैंड में मजदूरी की दर बढ़ चुकी थी क्योंकि काम बहुत हो रहा था। उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी, व्यापार में लोग लगे हुए थे। कृषि कार्य अपेक्षाकृत कम होता था, खाद्यान्न का उत्पादन ब्रिटेन में कम होता था। किंतु उपनिवेशों से मजदूर अब सहजता से और कम कीमतों पर प्राप्त किए जा सकते थे। इसलिए उपनिवेशों की स्थापना की गई ताकि वहाँ से सस्ते दरों में मजदूरों को प्राप्त किया जा सके। और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो दास प्रथा को इस व्यवस्था ने जन्म दिया था। साम्राज्यवादी गतिविधियों के अंतर्गत अफ्रीका से बड़े पैमाने पर दास यहाँ पर लाए जा रहे थे। दास प्रथा जब तक थी तब तक या सस्ते मजदूर यहाँ से प्राप्त किए जा रहे थे। पूंजी निवेश हेतु पूंजी निवेश के उद्देश्य से उपनिवेशों का उपयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर उद्योग और व्यापार की अधिक संभावनाएं थीं। इस कारण उपनिवेश स्थापित किए गए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापारिक उद्देश्यों से पूंजी निवेश किया जाने लगा। यद्यपि उद्योग उपनिवेशों में अधिक स्थापित नहीं किए गए क्योंकि वहाँ यदि उद्योग स्थापित हो जाते तो उससे उनको ब्रिटेन को खुद को नुकसान होता क्योंकि माल का उत्पादन औद्योगिक माल का वहाँ हो जाता। इसलिए इन्होंने ज़्यादातर बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। हाँ, उसे बेचने के लिए बहुत सारे लोग निवेशित किए गए। व्यापारिक कोठियाँ बनाई गईं जहाँ पर सामान रखा जाता था जहाज़ों में ले जाकर, और उसके बाद उसका व्यापार होता था। स्वदेश में बढ़ती आबादी इंग्लैंड की बढ़ती हुई जनसंख्या भी उपनिवेश स्थापना के पीछे एक कारण या उद्देश्य के रूप में थी ताकि जनसंख्या का स्थानांतरण उपनिवेश की ओर किया जा सके तथा बड़ी संख्या में जनसंख्या उपनिवेशियों की ओर जा सके। व्यापार के उद्देश्य से या कंपनी के कार्य के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जाकर रहने लगे थे व्यापार करने के लिए। नवीन रोजगार हेतु ब्रिटेन में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उससे निजात पाने के लिए रोजगार के केंद्र के रूप में उपनिवेशों को माना गया क्योंकि वहाँ पर नया कार्य हो रहा था, व्यापार हो रहा था, कंपनी की स्थापना हो रही थी। इस कारण बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार वहाँ पर प्राप्त हो रहा था। तो नवीन रोजगार हेतु आवश्यकता थी। ईसाई धर्म के प्रसार हेतु इंग्लैंड में साम्राज्यवादी भावना अथवा उपनिवेश स्थापित करने के पीछे धार्मिक कारण भी विद्यमान था। जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने अधिकार किया उन क्षेत्रों पर मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाने लगा। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी उपनिवेशवाद बड़ा उपयोगी अंग्रेजों को लगा था। राष्ट्रीय गौरव हेतु उपनिवेश अथवा साम्राज्य का विस्तार राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़कर देखा जाने लगा था। जिस देश का साम्राज्य जितना बड़ा अथवा जितने अधिक उपनिवेश होते थे वह उतना ही गौरवशाली राष्ट्र के रूप में सम्मान पाता था। इस तरह राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति भी इसका एक लक्ष्य हो गया था। तो राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति के लिए भी अंग्रेजों ने उपनिवेशों की स्थापना की या साम्राज्य का विस्तार किया। शासकों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु इंग्लैंड के शासक महत्वाकांक्षी थे और वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे अथवा उपनिवेशों की स्थापना करना चाहते थे। देश की समस्या से ध्यान हटाना देश की आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इंग्लैंड के शासकों ने साम्राज्यवादी अथवा उपनिवेशवादी नीति का अनुसरण किया ताकि जनता का ध्यान इन उपनिवेशियों की ओर लगा रहे, वहाँ की समस्याओं की ओर लगा रहे, वहाँ से आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा था उस पर ध्यान लगा रहे और वे गौरव की भावना से आह्लादित रहें और आंतरिक समस्याओं की ओर, जो देश की समस्या थी, जो जनता की समस्या थी, उस ओर उनका ध्यान न जाए। ये भी एक कारण के रूप में था। खाद्यान्न प्राप्ति हेतु ब्रिटेन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। जैसे कि मैंने चर्चा की, यहाँ अनाज का उत्पादन कम होता था जिसके कारण अनाज अधिनियम भी यहाँ पर लागू किया गया था। अनाज के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था ब्रिटेन में। बाहरी जो अनाज आता था उसको भी रोका गया था। सस्ती कीमतों पर अनाज की प्राप्ति के लिए उपनिवेश अधिक उपयोगी थे जहाँ से सस्ती दरों पर अनाज प्राप्त किया जाता था। इसके कारण भी साम्राज्य का विस्तार किया गया या साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई। औद्योगिक क्रांति के प्रसार हेतु
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल, बाजार, सस्ते मजदूर आदि की अनिवार्य आवश्यकता थी। औद्योगिक क्रांति के इसी विस्तार हेतु उपनिवेश अधिक उपयोगी सिद्ध हुए। इस कारण उपनिवेशवाद अथवा साम्राज्यवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ था। भौगोलिक खोज हेतु भौगोलिक खोज के उद्देश्य से जब नाविक विदेश में भेजे गए, उनके साथ ही नए क्षेत्र का ज्ञान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और इसका उपयोग उपनिवेश विस्तार अथवा साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया। तो भौगोलिक खोज हेतु भी उपनिवेश स्थापित हुए या भौगोलिक खोज के कारण उपनिवेशों की स्थापना प्रोत्साहित हुई, यह कहना ज़्यादा उचित होगा। व्यापार के उद्देश्य से इंग्लैंड मूल रूप से व्यापारियों का देश था और अधिक व्यापारिक लाभ अथवा व्यापार में वृद्धि हेतु साम्राज्य का विस्तार अथवा उपनिवेशवाद का विस्तार किया गया, ताकि उन देशों के साथ अधिकारपूर्वक अधिक व्यापार किया जा सके व अधिकाधिक धन की प्राप्ति हो सके। तो ये उद्देश्य या ये कारण थे जिन कारणों से इंग्लैंड में साम्राज्यवादी गतिविधियां बढ़ गई थीं। तो ये कारण थे। प्रथम वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूरे विश्व में किस प्रकार से साम्राज्यवाद या अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ था, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में, अंतिम तीसरे वीडियो में, हम किस प्रकार से उसके परिणाम हुए या किन कारणों से इंग्लैंड का जो साम्राज्यवादी गतिविधियां थीं उसका अंत क्यों हुआ था, उस पर हम चर्चा करेंगे।